क्वांटम फिजिक्स पार्ट 2। आज हम बात करेंगे बेटे इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ की, और हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स की, उसकी डिफरेंट टाइप्स की। अब यहाँ बेटे अहम बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में साइंटिस्ट दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे। कुछ कह रहे थे ये इनका वेव बिहेवियर है, एंड सम वर सेइंग नो दे आर बिहेविंग लाइक पार्टिकल, एंड इट वाज प्रूव एक्सपेरिमेंटली दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन behave like waves, and photoelectric effect shows that it also behave like particle। जब ये डिबेट साइंटिस्ट में चल रही थी, इसी दौरान डी ब्रोगली साहब ने एक अजीब काम किया। उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया जिसने हैरानगी के मुजाहरे और बढ़ा दिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है क्या? इस साहब ने यह किया कि इसने एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पर प्रोड्यूस की फ्रॉम दिस फिलामेंट लैंप। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एनोड से पास एक्सेलरेट हुई। अच्छा, अगर बेटे ये ग्रेफाइट क्रिस्टल प्लेस नहीं करते, सपोज कर लें, तो बीम स्ट्रेट आके इस स्क्रीन के सेंटर में फॉल करेगी और हमें एक ब्राइट डॉट मिल जाएगा। ये फर्स्ट केस है। कब जी? विद नो ग्रेफाइट, विद नो ग्रेफाइट क्रिस्टल। चलिए फिर आप ग्रेफाइट ही बोल दें आप लोग ना, ठीक है। तो हमें सेंटर में डॉट मिल गया, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आर बिहेविंग लाइक पार्टिकल। बट एज सुन एज ही प्लेस द ग्रेफाइट क्रिस्टल ओवर देयर, तो मामला बेटे ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन की बीम फैल गई, इट स्प्रेड्स आउट, एंड यू नो स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पास थ्रू अ नैरो ओपनिंग इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो दिस फिनोमेना इज टोटली एसोसिएटेड विद द वेव बिहेवियर। अब बेटे इलेक्ट्रॉन ने यहाँ क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन हेयर बिहेव लाइक वेव्स। इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखा हुआ है ऊपर जी, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव। अब उसने फिर इसके लिए बकायदा इसकी असाइन की वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन्स आर डायफ्रैक्टेड बाय गैप्स बिटवीन द एटम्स एंड गिव मैक्सिमा ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन वेयर दे आर इन फेज। ये बेटे आ रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, ये डायफ्रैक्ट हुई एंड वी गेट मैक्सिमास, एंड वी हैव द सेंट्रल मैक्सिमा एज वेल। नो, ही सजेस्टेड हु? डी ब्रोगली। ये भी अल्लाह के राजदां होते हैं, अल्लाह इन पे अपनी अनायतें करता है, राज खोलता है अल्लाह इनके ऊपर। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। इट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एम इज mass of the particle। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि व्हाट्स द डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपने ये बात लिख देनी है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, वेयर एम इज मास ऑफ पार्टिकल, वी इज स्पीड ऑफ पार्टिकल, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ आप देखते हैं बेटे बात एक और, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। ये भी आइंस्टाइन साहब की थ्योरी से ड्राइव करते हैं कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन कैसे फाइंड करते हैं। आप जानते हैं बेटे आइंस्टाइन की इक्वेशन को इक्वल क्या होता है हमारे पास? एम सी स्क्वेयर। एम सी के कुछ करते हैं स्पेयर पार्ट, एम सी और सी हमने अलग कर लिया, राइट। इनके एम सी इंटू सी, सी इंटू सी क्या होता है? सी स्क्वेयर। अब ये बेटे एम सी क्या है? मैस इंटू वेलोसिटी, राइट। इसे हम बोल सकते हैं मोमेंटम। तो जहाँ एम सी लिखा है वहां मैंने लिख दिया मोमेंटम भाई जी। तो वी हैव ई इक्वल टू पी इंटू सी, देन पी इज इक्वल टू ई ओवर सी। तो इट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। तो फोटॉन हैज मोमेंटम एज वेल। और बेटे आप जानते हैं जो ई होता है, ई इज आल्सो इक्वल टू एच एफ, राइट। फिर पी क्या बनाए इसको? पी इज आल्सो इक्वल टू एच एफ ओवर सी। ओके जी। तो ये बेटे आप इसके डिफरेंट फॉर्मूले बना सकते हैं, राइट जी। तो अब बेटे यहाँ इसका अगले स्टेप पे आते हैं जरा। और बेटे आप जानते हैं नेक्स्ट सी का होता है एफ लैम्डा। तो अगर आप बनाते हैं एफ ओवर सी, तो लैम्डा जाकर वहां डिवाइड कर देगा, वन और लैम्डा। इसका मतलब है जो एफ ऑफ सी सी है, इट कैन बी रिटन एज
1/λ। फिर बेटे क्या बन गया, H/λ, क्योंकि जो F और C है इसको आपने 1/λ से रिप्लेस कर लिया। इट इज अनदर फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। ओके जी, तो ये बेटे फॉर्मूले आपके पास आ गए फॉर मोमेंटम ऑफ फोटॉन जी। नंबर एक फॉर्मूला P = E/C, नंबर टू फॉर्मूला P = HF/C, और नंबर थ्री P = H/λ। ओके जी, नाउ वी सी, calculate the de Broglie wavelength of an electron traveling through a space at speed of this much. State whether or not these electrons can diffracted by a solid particle. Atomic spacing of solid material is 10⁻⁻10 meter. क्या फाइंड करनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वी हैव फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू H/mv। H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 into 10⁻⁻34, mass of electron 9.11 into 10⁻⁻31, मल्टीप्लाई बाय स्पीड आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन की 1 into 10⁻7, वी हैव हेयर 7.3 into 10⁻⁻11 मीटर। इट इज द वेवलेंथ। और बेटे देखिएगा, इट इज ओपनिंग, जहां से पास करना है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ने। अब ये इसके वेरी कंपेरेबल है, राइट जी, कि जो लैम्डा 10⁻11 है ये कंपेरेबल टू 10⁻⁻10। सो इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी डायफ्रैक्टेड। ओके जी, नेक्स्ट जी, स्टेट डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेशन, एक्सप्लेन एनी सिंबल्स यूज। आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, लैम्डा इक्वल टू सिंपली H/mv। एच क्या अपने लिखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट, प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड व्हाट इज m mass, व्हाट इज c speed। व्हेन दे से वर्ड स्टेट, तो आपने इन अल्फाज को, आपने फॉर्मूला नहीं लिखना सिर्फ सिंबल में, बल्कि आपने इन वर्ड्स को एक्सप्लेन भी करना है कि एच मैस है, एम मैस है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और वी क्या है बेटे, स्पीड ऑफ पार्टिकल, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव associated with the moving particle। अब कहता है बेटे इसको आपने ऐसे भी ड्राइव करना है फॉर्मूला, कभी ये भी आ जाता है फॉर्मूला। अब ये क्या आपको बता रहे हैं, इट्स वैल्यू ऑफ एम वी। तो भाई हम जानते हैं कि व्हाट्स ई, यू नो ई इज इक्वल टू हाफ mv²। टू ला करें ई से मल्टीप्लाई, 2e इक्वल टू mv²। दोनों तरफ कर लें आप m से मल्टीप्लाई, 2em इक्वल m², v²। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके जी, दोनों तरफ क्या कर ले लें बेटे आप, स्क्वायर रूट। ओके, तो ये क्या बनेगा, 2me अंडर रूट इक्वल mv। तो जो mv है उसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो भाई फॉर्मूला फिर क्या बन गया, लैम्डा इक्वल टू H/mv। और ये सारे स्टेप्स आपने करके दिखाना है एग्जामिनर को, ठीक है। तो ये आ गया लैम्डा इक्वल ओवर 2me। तो स्टेप करके नहीं दिखाएंगे तो वो समझेंगे कि आपने हम साए से मदद ली है। नेक्स्ट जी, a parallel beam of electron all traveling at the same speed, it's incident normally on a carbon film, the scattering of the electron by the film is observed on the fluorescent screen। यहाँ पे ऑब्जर्व किया आपने स्क्रीन के ऊपर। ओके जी, ये बीम आ रही है, इट्स कार्बन फिल्म। Assuming that the electron behave as particle, predict what would you see on the screen। तो बेटे अगर ये बिहेव कर रही है एज पार्टिकल, तो वी शैल गेट अ सेंट्रल ब्राइट डॉट। क्या जी हमें मिलेगा, हमें वी शैल गेट सेंट्रल ब्राइट डॉट एट स्क्रीन। ओके जी, in this experiment the electron do not behave as particle, describe briefly the pattern actually observed on the screen, you may draw a sketch if you wish। अब बेटे क्या होगा, अब बीम डायफ्रैक्ट हो जाएगी। तो जब बेटे बीम होगी ना डायफ्रैक्ट, तो फिर हमें स्क्रीन के ऊपर क्या मिलेगा जी, वी शैल गेट a central dot
एंड सर्कल्स अराउंड इट। ओके जी, ये क्या बता रहे हैं कि बीम ऑफ बड़े इलेक्ट्रॉन क्या हो गया जी, डायफ्रैक्ट कर गई है, राइट। इट्स डायफ्रैक्शन फिनोमिना। इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, आपने स्पीड को बढ़ा दिया, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट चेंज इफ एनी ऑब्जर्व्ड ऑन द पैटर्न ऑफ स्क्रीन। अब जानते हैं बेटे लैम्डा क्या होता है, इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। वी बढ़ाएंगे तो एम वी बढ़ जाएगा, तो एम वी इंक्रीज लैम्डा डिक्रीज। और बेटे अगर आप लैम्डा वेवलेंथ कम कर लेते हैं, आप जानते हैं वेवलेंथ कम होगी तो फिर बेटे डायफ्रैक्शन भी कम हो जाएगी, राइट जी। जब डायफ्रैक्शन कम हो जाएगी तो फिर ये जो सर्कल्स हैं इनके डायमीटर कम हो जाएंगे, लेस डायफ्रैक्शन एंड लेस डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, तो ये बेटे आपने बता दिया हमको। नेक्स्ट जी, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर एंड द डी ब्रोगली प्रिंसिपल। द इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन phenomena of the electromagnetic radiation show that characteristics behavior of the wave। ठीक है जी, बताता है कि ये वेव होती है, राइट जी। प्रॉपर्टीज, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि इसका बिहेवियर वेव का भी है और पार्टिकल का भी है। दिस शोज दैट वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि बेटे इसका ड्यूअल बिहेवियर है। जैसे इंसान के अंदर क्या है बेटे, मैटर है, और क्या है, रूह। रूह बेटे नूर है, लाइट है, एनर्जी है। तो अब ये जो मैटर है ये भी साबित हुआ कि ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। सॉरी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। जिस निगाह से आप देखना चाहेंगे आपको वही चीजें नजर आ जाएगी। टू प्रोवाइड लिंक ऑफ द वेव पार्टिकल डुअलिटी of matter and electromagnetic radiation, de Broglie suggested that for a particle of momentum p is equal to mv, which exhibit the wave behavior, it will associate with the wavelength lambda is equal to h और p। सारी बड़ी बातें हम रिपीट कर चुके हैं, लैम्डा h और mv। ठीक है जी। फोटॉन हैज मोमेंटम, बेटे फोटॉन का मोमेंटम भी होता है। इसकी हम बात हम पहले भी की थी हम लोगों ने, कि बेटे मोमेंटम कैसे निकालते हैं। ये देखिए ये कहाँ से निकाल लिया उन्होंने, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, अभी हम ऊपर बहस करके आए हैं कि बेटे क्या थे आइंस्टाइन की क्वेश्चन, ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, राइट। तो एम सी इंटू सी, ये बेटे आ जाएगा मोमेंटम, इंटू सी इक्वल टू ई आ गया हमारे पास। ठीक है जी। फिर बेटे मोमेंटम क्या आ गया, इक्वल टू ई ओवर सी। तो उसी बात की बेटे रेपिटेशन आ रही, सारी बातें हम पहले भी ऊपर की ये बातें सारी कर चुके हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, व्हाट्स एन एटम, मेकअप ऑफ, बेटे एटम किससे मिलकर बना होता है, ये हमने बात जाननी है। ईच एटम इज मेड अप ऑफ द इवन स्मॉल पार्टिकल्स, these are called subatomic particles। There are three types of subatomic particle: proton, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये बड़े हमारे पास तीन पार्टिकल हैं। अब आप जानते हैं कि एटम का जो मोस्टली रीजन क्या होता है बेटे, एम्प्टी होता है। मोस्टली एटम क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। और सेंटर में क्या होता है बेटे इसके, इसमें होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये मुझे बेहतर जानते हैं। और बेटे बाहर ही क्या घूम रहे होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, बोहर मॉडल बेटे फरमाता है हमें कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर है ना, तो बेटे उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, और वो एनर्जी होती है ई इक्वल टू एच एफ। एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ई क्या उसकी होगी जी, एनर्जी। फिर वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन मूव इन द फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। द इलेक्ट्रॉन मे only occupy certain allowed orbits with fixed energy। हर इलेक्ट्रॉन का बेटे यहाँ ऑर्बिट फिक्स होता है, वेर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी उसकी अपनी फिक्स होती है। और इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन इट इज इन अ स्टेबल ऑर्बिट। जब वो अपने फिक्स घूम रहा है ऑर्बिट में तब एनर्जी रेडिएट वो नहीं करता।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय electron if energy is exactly equal to the difference in the energy between the orbits occupied। बेटे फर्ज कर लें, हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, ये फर्ज कर लें हमारे पास 0.12 जूल है, लेट्स सपोज। ये बेटे आ रही है 0.15 जूल। तो बेटे फर्क कितना आ गया? 0.03। हम ये जस्ट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेटे अब ये सिर्फ उस फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी इसके इक्वल होगी। तो जब वो फोटोन आके यहाँ फॉल करेगा, उसने अपनी एनर्जी दे दी इस इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाए। सो जो E2 होगा हमारे पास यहाँ पे, E2 इज इक्वल टू क्या होगा? ये बेटे इक्वल होगा एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है ना, एनर्जी E ऑफ फोटॉन प्लस E1 प्रीवियस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द प्रीवियस ऑर्बिट। तो ये सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करेगा जो ऑर्बिट्स की डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर होंगे, जो और फोटॉन हैं उन्हें ऑब्जॉर्व नहीं किया जाएगा। अब electromagnetic radiation is emitted when electron drop from the orbit in which the total energy is E2 to an orbit of lower energy E1। यानी बेटे अगर इलेक्ट्रॉन साहब ने वापसी का सफर इख्तियार किया है, ये इलेक्ट्रॉन साहब यहाँ थे, जब ये लोअर ऑर्बिट में गए हैं तो इसने डिफरेंस ऑफ एनर्जी खारिज कर देनी है इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन, राइट। तो ये एनर्जी खारिज कर देगा, इसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ द एटम। तो ये जब फोटॉन नीचे आएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, तो ये बेटे खारिज करेगा फोटॉन, राइट। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे लोअर ऑर्बिट में है, इस पे अगर फाल कर दिया एनर्जी का फोटॉन, तो फिर बेटे जंप कर जाएगा हायर ऑर्बिट में, राइट। तो ये डिफरेंट ऑर्बिट्स आ रहे हैं, ये ऑर्बिट 1 है, 2 है, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके जी। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन। अब देखें बेटे, ये इसका है लोएस्ट एनर्जी लेवल, यहाँ पे जो है ना ये वाला। अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेंगे तो बेटे वो एनर्जी खर्च करेंगे। अब देखें यहाँ डिफरेंस ज्यादा है। जो ये फोटॉन होगा ना बेटे, ये होगा मोस्ट एनर्जेटिक एक्स फोटॉन, राइट। फिर देन वाई, उसके बाद राइट, और ये जो जी है, ये इनमें सबसे कम होगा इस ग्रुप में से, ठीक है। इसमें एनर्जी किसकी मैक्सिमम है? एनर्जी ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। फिर देन वी हैव एनर्जी ऑफ वाई, एंड देन वी हैव एनर्जी ऑफ जी, ठीक है जी। अब यहाँ देखें, यहाँ सबसे कम एनर्जी किसकी होनी है? इसकी लीस्ट एनर्जी होगी फोटॉन की, जो ये खर्च करेगा फोटॉन यहाँ पे, और इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, हमेशा बेटे जो एनर्जी आपको मिलेगी ना फोटॉन्स की, वो इन एनर्जी ऑर्बिट्स के गैप के बराबर होगी हमेशा। ये है पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। दिस पॉसिबिलिटी कैन बी, राइट। तो ओनली दोज photons आर पॉसिबल which have energy between the difference of the energy gaps of the orbits। इन्हें बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, राइट। ये देखें बेटे, एक फोटोन ये आया था जिसकी एनर्जी इन ऑर्बिट्स के डिफरेंस के बराबर थी, इन ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर थी। ये फोटोन अब्जॉर्ब हुआ और इलेक्ट्रॉन जंप कर गया हायर ऑर्बिट में। जो ये बेचारा फोटोन दरमियान में आया ना, ये वाला, इसकी एनर्जी कम थी, लेस एनर्जेटिक, राइट, लेस एनर्जेटिक देन दैट ऑर्बिट डिफरेंस, इसलिए ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये स्ट्रेट चला जाएगा। ओके जी। लुक at diagram. The diagram shows a simplified form of the sum of the energy levels of the hydrogen atom. The energy axis at a linear scale. If the transition of electron from E4 to E2 were associated with the emission of blue light, यानी बेटे E4 से आप कहाँ पे आए हैं जी? E2 में। तो कौन सा फोटोन मिट हुआ है? ब्लू लाइट का, राइट। Which transition could be associated with the absorption of red light? अब आप जानते हैं रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसमें आप बेटे कोई से भी दो बता दें, एग्जामिनर मान लेगा। आप ये बता दें गैप, राइट, या आप गैप ये बता दें, ठीक है जी।
उसकी एनर्जी इस ब्लू वाले के मुकाबले में कम होनी चाहिए। इट्स मस्ट थिंग, राइट। अब ये कुछ टर्म्स हैं। ग्राउंड स्टेट, द लोएस्ट एनर्जी लेवल N1, उसकी बड़ी एनर्जी क्या होती है? 2.1 × 10⁻18 जूल, इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। अच्छा, कभी बड़े इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू जूल? तो 1 × 1.6 × 10⁻19। और बेटे ये जूल आ गया ना, सॉरी आ गया कूलम आ गया, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और वोल्ट का होता है, वोल्ट मीन जूल पर कूलम इंटू 1 जूल पर कूलम। ये कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, एंड वी हैव 1.6 × 10⁻19 जूल। फर्स्ट करें हमारे पास है जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बेटे क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास 10 × 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। 1.6 × 10⁻19। और ये मेगा था बेटे, मेगा क्या होता है? 10⁻6। ये क्या बन जाएगा? 1.6 × 10⁻13 जूल। ओके जी। एक्साइटेड स्टेट, वो बेटे एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर चुके हैं हायर एनर्जी लेवल में। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स इन द यूनिवर्स आर इन द ग्राउंड स्टेट। Then we have state excited. If electron in the ground state absorb sufficient energy from the photon or through a collision with another atom, it can rise to a higher energy level. This is described as excited state. राइट जी, ग्राउंड स्टेट होगी, स्टेट एक्साइटेड होगी। आई टोल्ड यू अबाउट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन बड़े पोटेंशियल वो होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स या अपने एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर देता है। रेफर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ये होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जिसपे इलेक्ट्रॉन एटम से रिमूव होना शुरू हो जाए। ओके जी। देन बेटे वी हैव द स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस। व्हाट इज द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम? कहते हैं बेटे, अगर आप प्योर व्हाइट लाइट को, जो होता है बेटे प्योर व्हाइट लाइट, अगर आप एक ले लेते हैं ना फिलामेंट लैंप, और फिलामेंट लैंप को आप मैक्सिमम टेम्परेचर पे रेज करते हैं, एंड व्हेन फिलामेंट लैंप स्टार्ट अपीयरिंग यू वाइट, जब फिलामेंट लैंप बेटे आपको क्या नजर आता है जी? वाइट कलर का नजर आ रहा होता है। तो उस वक्त जो वो लाइट इमिट करता है ना बेटे, दैट इज द प्योर वाइट लाइट। यह है प्योर वाइट लाइट। तो भाई अगर आप प्योर वाइट लाइट को पास करते हैं फ्रॉम द ग्रेटिंग, तो हमें बेटे जो मिलेगा ना स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम में कोई कलर और फ्रीक्वेंसी मिस नहीं होगी, तमाम अवेलेबल होंगी। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट shows that it consists of range of wavelength from about 4 into 10 power minus 7 meter violet to about 4 into 10 power minus 7 meter red। इसमें बेटे तमाम अवेलेबल होंगी एज इन फिगर। दिस इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, राइट जी। ये देखें बेटे, इट इज अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। आप देखें कोई कलर, कोई इस पे आपको डार्क लाइन नजर नहीं आ रही, राइट जी। एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, कुछ बेटे लाइट देखने में लगती है वाइट है, ये इट्स प्योर वाइट लाइट, बट व्हेन यू मेक दैट लाइट डायफ्रैक्ट बाय यूजिंग द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एंड यू गेट अ स्पेक्ट्रम ऑन द स्क्रीन। कहाँ पे हो रहा होता है? इन द डार्क रूम। तो फिर बेटे डार्क बैकग्राउंड के ऊपर आपको चंद कलर लाइंस मिल जाएंगी। ये वो वाइट लाइट देखने में तो नजर आ रही थी वाइट लाइट है, लेकिन बेसिकली इट्स नॉट वाइट लाइट, इट कैरी फ्यू बेसिक कलर्स ऑफ द वाइट लाइट। ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। इट्स कॉल्ड द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। An emission line spectrum consists of a series of separate bright lines of definite wavelength on dark background। डार्क बैकग्राउंड में अर्ज किया ना, इसलिए चूंकि एक्सपेरिमेंट होता है डार्क रूम में, तो बकाया तमाम हिस्सा क्या रहेगा उसका? डार्क रहेगा। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विद इन द इंडिविजुअल एटम्स ऑफ वेपर्स और गैस एट लो प्रेशर, एज इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। The wavelengths of lines are characteristics of the elements emitting the light। We see, ये देखें प्योर व्हाइट लाइट है, राइट। और ये है लाइट फ्रॉम मरकरी। ये देखें बेटे डार्क बैकग्राउंड,
आपको एक मिल रहा है, सेकंड मिल रहा है, थर्ड और फोर्थ मिल रहा है। ठीक है, जैसे हम पूरे मुसलमान नहीं हैं, कुछ हम में इस्लाम की खूबियां हैं, बकाया बेटे डार्क है, अंधेरा है। अल्लाह ताला करे हम भी प्योर मुसलमान बनेंगे तो कॉन्टिन्यूअस मुसलमान होता है, उसमें कोई करेक्टरिस्टिक्स मिस नहीं कर रहा होता। ठीक है जी। लाइट फ्रॉम हीलियम, ये देखिएगा जी, ये देखें, इट कैरी दीज मच लाइंस, कलर्स में अवेलेबल हैं, बकाया सारे क्या पड़े हैं, डार्क बैकग्राउंड। ओके जी, सारे डार्क कलर्स हैं ये, सब डार्क रीजन। कैडमियम वेपर्स, ये भी डार्क रीजन है, डार्क रीजन है। डार्क बैकग्राउंड के ऊपर कुछ कलर लाइंस आपको अवेलेबल हैं, इट्स कॉल्ड द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। मिक्सअप नहीं करना है इनको। अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, एन अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्रॉस्ड बाय डार्क लाइंस, ये 2 मार्क्स की आया करती है डेफिनेशन, ऑफ सम मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ बेटे क्या सीन है कि ये आ रही है प्योर व्हाइट लाइट, इट्स अ प्योर व्हाइट लाइट, व्हेन इट पास थ्रू कूल मर्करी वेपर्स, वो इनमें कुछ कलर्स को, फ्रीक्वेंसीज को अब्जॉर्ब करते हैं एंड देन अमिट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है जी। अब ये एंड पे नहीं पहुंचे, इसमें ये तीनों फ्रीक्वेंसी F1, F2, F3 बेटे क्या हो गई, मिस हो गई। अब इंस्टेड ऑफ दीज आपको क्या मिल जाएंगी, डार्क लाइन मिल जाएंगी। इसका बड़े सीन क्या बनेगा, इसका बड़े सीन ये बनेगा, लुक एट दिस, ये आपको मिल रही है डार्क लाइंस। सन स्पेक्ट्रम, dark lines arise within when white light of specific wavelength is absorbed by the cooler atmosphere of the sun। आपको ये सन का मिल रहा है स्पेक्ट्रम, ये देखें प्योर स्पेक्ट्रम नहीं है, इट्स नॉट अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, इस पर कुछ डार्क लाइन आई हुई है। अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू कूल मर्करी वेपर, ये देखें बेटे आपको मिल रही है डार्क लाइन, इट्स नॉट अ स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस, राइट। ये देखें बेटे क्वेश्चन आता है, कहते हैं हमसे जी कि ये आ रही है इंसिडेंट व्हाइट लाइट, ये कूल हाइड्रोजन गैस आ गया, और ये आ गया इमर्जेंट लाइट। कहता है यूजिंग वैल्यूज ऑफ द वेवलेंथ इन बी, ऊपर को पढ़ बता रहे हैं आपको, स्टेट एंड एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द इमर्जेंट लाइट। आप ये क्या बोलेंगे जी कि जो लाइट फॉल कर रही है आके, कूल मरकरी जो हाइड्रोजन गैस है वो कुछ फ्रीक्वेंसीज को अब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको अब्जॉर्ब करके फिर उनको डिफरेंट डायरेक्शन में एमिट कर देंगे। They are emitted, it absorb few of the frequencies, right, and then they emit in random direction. Now those frequencies are not available in the final spectrum, so over there, instead of bright line we shall get the dark lines. So on that continuous spectrum we get the dark line and we get the absorption line spectrum absorption line spectrum, like this या like this spectrum हमको मिलेगा।